on the basis of presence या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है कि केंद्रक इनमें उपस्थित है या नहीं है, न्यूक्लियस इनमें उपस्थित है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं भैया हमने कैटेगराइज कर दिया कितने पार्ट में, दो। सेल आर टाइप्स। कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के होते हैं। अब हमने बोला वो कौन से दो प्रकार के होते हैं, पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और डायग्राम से पहले आपको समझाएंगे, फिर उसके बारे में कुछ खासियत बताएंगे। बरोबर समझ में आ रहा है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है और एक होता है, तो हमने लिख दिया प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरफ हमने लिख दिया यूकैरियोटिक सेल। बरोबर। आइए, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अब कहोगे सर संधि विच्छेद क्या, पहले इसको तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, क्योंकि कई चीजें तोड़ने पे बड़ी आसान हो जाती हैं। और कोई चीज अगर आप तोड़ते नहीं, जैसे किसी का गुरूर तोड़ दो, बड़ा आसान हो जाता है। तो हमने बोला कि जब इसको हम तोड़ते हैं तो कैसा टूटता है, ध्यान से पहले आप देखिए, दोनों को तोड़ेंगे। बस मैं जो पूछूं उसका जवाब फटाफट आप दीजिएगा। एक तरफ हमने लिख दिया प्रो, क्या लिखा, प्रो, और एक तरफ लिख दिया कैरियन, मत लिखो अभी, कैरियोटिक। क्या लिखा, ठीक है। सर प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। बरोबर समझ में आ रहा है। और प्रीमिटिव मतलब ही यहां लिख सकते हो फॉल्स। क्या लिख सकते हो, बरोबर समझ में आ रहा है। और कैरियोटिक मतलब होता है कैरी ऑन। क्या होता है, शब्दों पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना, शब्दों पे। और इस अगर फॉल्स की बात करें तो यहां लिख दो कि ना। क्या लिख दो, ना। बरोबर। और हमने कैरी ऑन का मतलब क्या बताया, न्यूक्लियस। क्या बताया, क्या बताया, वैसे डेफिनेशन होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए वहां बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, वो हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल अगर इसको हम तोड़ें तो प्रो मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव या फॉल्स। मतलब पहले बन रहा था न्यूक्लियस, लेकिन पूरी तरह बन नहीं पाया। और बन नहीं पाया तो न्यूक्लियस इस हिसाब से है ही नहीं। बरोबर समझ में आया। अगर इधर हम बात करें तो इधर होता है यू। क्या होता है, यू। और इधर हम लिख दिया कैरियोटिक। क्या लिख दिया बेटा, बोला करो, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। तो हमने बोला कि यू मतलब क्या होता है, ट्रू। क्या होता है, क्या होता है बेटा, ट्रू। और ट्रू मतलब हाँ। क्या होता है, हाँ है। और इधर हमने बोला कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन। क्या होता है बेटा, और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। बरोबर समझ में आ रहा है। अब आप डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होते हैं। बरोबर समझ में आया, आया, कोई तकलीफ नहीं। अब हमने दो शब्द बोला, एक बोला कि वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। अगर पूरी तरह विकसित होते तो उन्हें न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। हमने बोला जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे तब इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या समझ में आया। अब सर समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। हमने क्या बोला, मान लीजिए इधर हमने बनाया प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बनाया, क्या बनाया, और इधर हमने बनाया यूकैरियोटिक सेल। क्या बनाया भाई साहब, यूकैरियोटिक सेल बनाया। हमने बोला दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा बेटा, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म
प्लाज्म होगा। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर क्या है? अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो हमने बोला भाई साहब दोनों के अंदर तो हमें साइटोप्लाज्म दिख गया। यह है साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म। बरोबर समझ में आ रहा है? लेकिन एक अंतर है दोनों में। क्या है बेटा? अंतर। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता और इनके पास न्यूक्लियस होता है। बोलो ना, बोलो ना, न्यूक्लियस है। बरोबर समझ में आया? और हमने बोला इनके न्यूक्लियस के अंदर एक एक चीज लिखते रहना। इनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ये क्या हो गया जल्दी बताओ? क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही तो गुण भेजता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आइए, मैं तेज चल रहा हूं क्या? कुछ स्पीड था क्या? कुछ थोड़ा सा था ना? और स्लो होता है। गाड़ी लग रहा है पहले से ही गर्म थी। ठीक है, आइए मैं अगर समझाता हूं तो शुरू। किसके आधार पे हमने बेटा? प्रेजेंस और एब्सेंस। किसके? न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो उसे बोलते हैं यूकैरियोट। क्या बोलते हैं? ये चीज समझ में आ गई पूरी तरह? अब हमने बोला ये मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? और ये एक है यूकैरियोटिक सेल। क्या है? क्या है? यूकैरियोटिक सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? देखो इधर देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस दिख रहा है ना? अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होता है? यस सर। प्रोकैरियोटिक में हमने बनाया है? नहीं। आइए, हमने बोला इसी क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, जिन्हें हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या है जल्दी बताओ? इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। इसका नाम होता है डीएनए। क्या नाम होता है? डीएनए। इनका डीएनए कहाँ होगा? ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा? कहाँ पड़ा होगा? बरोबर समझ में आया? आया? आइए सर, तो हमने बोला ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बेटा? क्या है? और जेनेटिक मटेरियल इनका भी क्या है? डीएनए। क्या है? एग्जाम्पल लिखवा दे क्या? एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल हो जाता है बैक्टीरिया। क्या हो जाता है? बैक्टीरियल सेल बोल सकते हैं। और बैक्टीरियल सेल किन में होता है? बैक्टीरिया में। किन में होता है? बोलते चलो, किन में होता है? बैक्टीरिया में होता है। इधर एग्जाम्पल लिख दो, एनिमल और प्लांट। क्या लिखा बेटा? एनिमल और प्लांट सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कठिन नहीं लग रहा है ना? अंतर क्या दिख रहा है आपको? इनके पास भी साइटोप्लाज्म है। बोलो ना, इनके पास भी साइटोप्लाज्म है। इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। बात नहीं, बात नहीं। तो हमसे पूछो, क्या बताओ? सबर करो, सबर का फल मीठा नहीं खट्टा होता है। ठीक है, जब हम फंजाई पढ़ाएंगे, प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे, मोनेरा पढ़ाएंगे, प्लांटी पढ़ाएंगे, एनिमेलिया पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे, एक चार्ट बनवाएंगे और चार्ट में लिखवाएंगे कि सिर्फ मोनेरा को छोड़ के सब यूकैरियोटिक है। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के सब यूकैरियोटिक है। बरोबर समझ में आया? मोनेरा को छोड़ दो, क्योंकि मोनेरा में ही बैक्टीरिया आता है। मोनेरा में ही बैक्टीरिया आता है, उसको छोड़ दो, सबके सब क्या है? यूकैरियोटिक। बरोबर समझ में आया? ये चीज हम अभी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक। हम ये नहीं समझाना चाह रहे हैं कि फंजाई क्या होता है। बरोबर समझ में आया? वो तो एग्जाम्पल एक नॉर्मल जो हमारे जीवन में रहता है वो हम लिखवाते हैं। बरोबर समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं।
जहां फंजाई की बात आएगी तो एक फ्लो चार्ट बनेगा जिसमें मोनेरा, फंजाई, आपका प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब रहेंगे और सिर्फ मोनेरा के नीचे प्रोकैरियोटिक लिखा रहेगा, सबके आगे यूकैरियोटिक। बरोबर समझ में आया? तो सब्र करिए, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़ा सा सब्र करिए, आगे मौका मिलेगा। आगे आइए, सबको मिलेगा मौका। हमने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहाँ क्रोमोसोम है। यहाँ क्रोमोसोम के अंदर कौन है? जेनेटिक मटेरियल कौन है? और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। कहां पड़ा होता है? तो एक लाइन लिखो प्यारा सा, क्या लिखो? लाइन लिखिए, इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। बरोबर समझ में आया? यस सर। अब यहां लिखेंगे इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में होता है। कहां होता है बेटा? क्रोमोसोम में होता है। बोलो ना। और क्रोमोसोम कहां होता है? और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। बरोबर समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आ रहा है ना बेटा? यस सर। कहां होता है? न्यूक्लियस में। कहां होता है? क्या है, एक बार पूछो। सबको आया? बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अभी तो कठिनाइयां आगे आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो भैया एक बार देख लीजिए यहां से कि किसके आधार पे हमने इनको दो प्रकार में बांटा। न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है और एक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। आगे बढ़िए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कहीं भी आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें कहीं भी आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, तो इनके जेनेटिक मटेरियल कहां होंगे? साइटोप्लाज्म। बोलो समझ में आया? हमने बोला ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कहां होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहां होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां होगा? साइटोप्लाज्म। बरोबर समझ में आया? कोई कठिन लग रहा है? नहीं। कठिन लग रहा है? नहीं। हाँ पूछिए। कहाँ पढ़े हो? कौन सी किताब में? जब हम बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है? अपना दिमाग ना लगे, क्योंकि होता तो आप यहां ना होते। आगे आइए। हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल बेटा? इनमें जेनेटिक मटेरियल है। बोलो हाँ या ना। कहाँ है जेनेटिक मटेरियल? साइटोप्लाज्म। बरोबर समझ में आया? जितना मैं बता रहा हूं उतना सफिशिएंट है। बरोबर। करेक्ट। क्रोमोसोम नहीं लिखा है आपके एनसीईआरटी में, सिंगल क्रोमोसोम लिखा है कि नहीं? सिंगल क्रोमोसोम जाके पढ़ना। प्रोकैरियोटिक सेल जहां जीनोम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जीनोम। बरोबर समझ में आया? आइए आगे आपको सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल के पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं। और सब आपको पता होना चाहिए, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन में लपटाता है तभी क्रोमोसोम बनता है। बरोबर समझ में आया? देखिए अभी जितना पढ़ा रहा हूं, देखिए जब मैं अगर इस टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक में जाऊंगा तो बहुत गहराई में चला जाऊंगा, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है। सब्र से सुनिए और उसके बाद घर पे जाके पढ़िए, फिर जो आप सोच रहे हैं वो आपको आगे मिलेगा। बरोबर समझ में आया? आइए सर नेक्स्ट। कुछ मैं डिफरेंस इन दोनों में लिखवा रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। आइए। बहुत तुम लोग को कंफ्यूजन है यार, क्या पढ़े हो? प्रोकैरियोटिक या तो गलत पढ़े हो, सेल लिख दिया, या तो क्या लिख दिया? यूकैरियोटिक सेल। आइए
पहला डिफरेंस लिखिए इसके नीचे, न्यूक्लियस आर नॉट, ध्यान देना नॉट लिखा हूं, वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इधर लिखिए न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड। क्या लिखेंगे भाई साहब? न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड। बोलो समझ में आया? वेल डेवलप्ड, यहां पे न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित और दिख भी रहा है, ठीक है। अगला इसी के नीचे लाइन लिखो, क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड, क्रोमोसोम इसमें नहीं दिख रहा है। यहां लिखो क्रोमोसोम, ये डिफरेंस है बेटा, आर फाउंड, क्रोमोसोम यहां दिख रहा है जो कि आपने फिगर में देखा। अगला पॉइंट लिखिए, हिस्टोन प्रोटीन, अगर क्रोमोसोम नहीं होगा तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगा, तो हमने लिखा हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो नॉट फाउंड, हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं दिखता है। यहां लिखो हिस्टोन प्रोटीन, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा यहां से, हिस्टोन प्रोटीन आर फाउंड। डिफरेंस है बेटा तत्काल। यहां लिखिए एक और डिफरेंस, सेल ऑर्गेनल्स जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स मतलब कौन कौन? जैसे एग्जांपल लिख लो, सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या सुना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया कभी सुना है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है? होता है? होता है बे? नो सर, हाँ सर नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या apparatus, ठीक है। और बहुत सारे हैं, लाइजोसोम एटसेट्रा इत्यादि, ठीक है। इधर लिखिए वही सारी चीजें जो हम बताएं, वही सारी चीजें हम लिख रहे हैं, ठीक है। इधर लिखिए सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा? दिखते हैं, एनिमल सेल में दिखता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है ना, मतलब ये सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। कोशिकांग बोल तो रहा हूं तब से, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। आगे लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो भी प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। नोट करिए, अभी सब एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। भाई साहब प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन तो होता होगा, तभी तो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो डिवाइड होकर कितना बनाएगा? दो, दो से चार, चार से आठ, तभी संख्या बढ़ेगा। इनमें जो डिवीजन का तरीका होता है, ये बाइनरी फिजन से डिवीजन करते हैं। कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से डिवीजन करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है बता रहा हूं आपको।
जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, कौन है बेटा? एक बैक्टीरिया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बैक्टीरिया का ऐसा शेप होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, मेम्ब्रेन आपस में टच होंगे। एक टाइम आएगा ये एकदम टच हो जाएंगे और दो बन जाएंगे। कितने? अलग हो जाएंगे। ऐसे है, मान लो ऐसे धीरे धीरे होगा और एक टाइम पे दोनों अलग। ये कहलाता है बाइनरी फिजन। क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। इधर आइए, देखिए ये मियोसिस सुना है कि नहीं सुना है? क्या माइटोसिस से डिवीजन करते हैं? जैसे हमारे में कैसा डिवीजन होता है, मियोसिस या माइटोसिस। ये मियोसिस या माइटोसिस से डिवीजन करते हैं। नोट करिए। जैसे माइटोसिस की बात करें तो उसके पहले आपने सुना होगा इंटरफेज। क्या सुना होगा? इंटरफेज में G1 होता है, S होता है, G2 होता है, फिर M फेज आता है, मतलब माइटोसिस। एक्चुअल सेल डिवीजन M फेज से होता है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है? नहीं। यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होता है? यूकैरियोटिक सेल में अगर क्रोमोसोम नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यहां क्रोमोसोम है तो हिस्टोन प्रोटीन होगा यूकैरियोटिक सेल में। आगे आइए, हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंग। हमने बोला यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यस सर। हमने बोला ये डिवीजन कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन। ये डिवीजन कैसे करते हैं? मियोसिस और माइटोसिस। बरोबर समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये है पहला हमने क्या लिखवाया कि न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब पूरी तरह विकसित है तभी तो दिख रहा है। इनमें नहीं दिख रहा है मतलब विकसित नहीं है। दूसरी लाइन हमने लिखी क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहीं क्रोमोसोम दिख रहा है? और इसमें ये दूसरी लाइन लिखी थी। तीसरी लाइन हमने लिखी थी हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमोसोम भी नहीं होगा, और क्रोमोसोम नहीं होगा तो हिस्टोन प्रोटीन। दोनों में से कोई नहीं है तो एक अगला वैसे ही नहीं होगा। अगला हमने लिखा कि इनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे माइटो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे इंडोप्लाज्मिक, जैसे गोल्जी, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। बरोबर समझ में आया? तो यही हमने डेफिनेशन यहां लिख दिया कि भैया न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम इनमें नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इनमें, इसमें, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें, इसमें हमने बोला कि डिवीजन कैसे होता है, इनमें डिवीजन कैसे होता है? मियोसिस। एकदम सिंपल फॉर्म में तो लिखा हूं चीजें, अंतर बताया हूं। क्या बताया हूं? अंतर। जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल। हमने बोला प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास। तो ये डिफरेंस है बेटा। क्या है? डिफरेंस, अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बहुत बड़ा ये कोई हमने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता दिया। अगर आपको इतना नहीं पता है तो ये बहुत दुख की बात है। अगर ये बेसिक चीजें हैं आपको ये अपने घर से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भैया प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता, यूकैरियोटिक है तो उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उसी गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बरोबर समझ में आ रहा है? तो ये कठिन नहीं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्चुअल है, जिसे हम बोलते हैं सेल थियरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो आइए अगला हेडिंग डालिए, सेल थियरी। अब यहां से आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि यहां मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों,
यहाँ जो अभी हमने पढ़ाया वो एक डिफरेंस था, अंतर था। क्या था? अंतर। और अंतर आपके सामने हमने फिगर में भी दिखाया, हमने लिख के भी दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? आइए, अगर नहीं देख पाए हो तो फिर से दिखा देते हैं। ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। और ये कौन सा सेल है? देख लो अंतर अपने आंखों से। अंतर दिख रहा है? साइटोप्लाज्म दोनों के पास है? क्या न्यूक्लियस दोनों के पास है? प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोटिक के पास क्रोमोसोम है। और हमने बोला इस प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। क्या इसके क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है? तो कहां है? साइटोप्लाज्म में। यही बात तो हमने बताई। हमने बोला इसमें सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, इसमें सिंपल तो बात हमने की। कौन सी कठिन बात कर दी कि भाई साहब कितना बड़ा कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। सोचो अगर ये एक चिंदी सी चीज नहीं समझ में आई तो अभी तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? जहां कठिनाइयां आएंगी वहां आदित्य शंकर ऑटोमेटिक दूसरे मोड में आ जाता है। लेकिन जहां सिंपल है वहां हम कहें भाई साहब जुट और सिंपल बनाए, ताकि ये लेक्चर कोई लाइव भी देखे वो भी कहे क्या फालतू चीज पे इतना समय लगा रहा है। आगे आइए नेक्स्ट। तो चीख लो एक बार, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा? हाँ ना में जवाब देना। होगा? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, आ जाओ। हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम नहीं है तो हिस्टोन प्रोटीन भी, इसमें हिस्टोन प्रोटीन। हमने बोला इसके साइटोप्लाज्म में कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ऐसे कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें इसमें अब आप कहोगे सर राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो दोनों में पाया जाता है, तो वो बात की बात है, हम बताएंगे। तो जो चीज हम अभी नहीं बता रहे हैं वो आगे आपको सुनने को मिलेगा। तो तड़पने की जरूरत नहीं है मछली के जैसा। समझ में आया कि नहीं? आइए सर नेक्स्ट। अब लिखिए सेल थियरी। शांति, जिसको हम बोलते हैं कोशिका, कभी भी ऐसे टॉपिक पे विशेष जोर ना डालें जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा ऐसे टॉपिक पे जोर दें जहां से क्वेश्चन आएगा। बरोबर समझ में आया? क्योंकि किताबों में कुछ चीजें फालतू भी लिखी रहती हैं, वो भी पढ़ाना है, लेकिन उस पर ज्यादा जोर नहीं देना। जोर किस पे देना है? जो आएगा। क्या? जो आएगा। नहीं तो ऐसे 4 साल काका में रगड़ते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा। बरोबर समझ में आए? कई लोग आए रगड़ के निकल दिए, और कई लोग आज 9-10 साल से रगड़ रहे हैं। तो सिद्धांत एक ही है कि पढ़ने का तरीका अप्लाई करो, पढ़ने का तरीका ढूंढो, कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ देते हैं। बरोबर समझ में? कुछ तो अलग करते होंगे। हमने बोला कोशिका सिद्धांत। आइए देखते हैं
कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी की बात करें, दो लोगों ने दिया। कितने लोगों ने? दो। एक है आपके स्लाइडेन और एक है आपके स्वान। कौन है बेटा? स्लाइडेन और स्वान। आइए, हमने बोला अगर इनकी बात करें, मैथियास, स्लाइडेन। आइए लिखते हैं। आइए, और हमने बोला दूसरे जो व्यक्ति है थियोडर स्वान, को हम बोलते हैं टी स्वान। अब एक एक के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर याद रखिएगा, जो आपके स्लाइडेन है ये एक बॉटनिस्ट है। क्या है बेटा? बॉटनिस्ट मतलब होता है कि ये पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं और उसी के बारे में ये स्टडी करते हैं। अगर हमने बोला टी स्वान की बात करें तो ये भाई साहब एक जूलॉजिस्ट है। क्या है? जूलॉजिस्ट। मतलब ये एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? एनिमल के बारे में। इनके नाम में ये स्वान मतलब हंस या स्वान निद्रा, अगर हिंदी में बोले तो कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? जानवर। इनके नाम में ही जानवर है, तो ये क्या होंगे? जूलॉजिस्ट होंगे। बरोबर समझ में आया? हमने बोला कि ये बॉटनिस्ट है और रहने वाले ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी। तो हमने बोला ये जर्मन के रहने वाले हैं और ये एक बॉटनिस्ट है। और ये जूलॉजिस्ट है भाई साहब, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। कहाँ के? ब्रिटिश के। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। क्या है बेटा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने जो अपना काम शुरू किया था 1838 में। कब किया था बेटा? 1838 में काम शुरू किया था। और इन्होंने जो काम शुरू किया था वो किया था 1839 में। कब किया था? 1839। बरोबर समझ में आ रहा? अब जैसे बच्चे ने हमें पता है क्या पूछा, कल मैंने इवनिंग बैच में लाइव क्लास लिया, तो लाइव क्लास में हमने लेक्चर दिया कि मल्टी सेलुलर में हमने जब पढ़ाया तो एनिमल लिखवाया और प्लांट, और एनिमल के आगे हमने 4 एरो बना के एग्जाम्पल लिख दिए 4 सेल का नाम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसे बहुत सारे सेल। तो ऐसे दिखा कि एनिमल में बहुत सारे सेल हैं तो मल्टी सेलुलर, और हमने प्लांट के आगे लिखवा दिया था पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो देखा जाए तो इनमें बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर। हमने 2-4 पॉइंट वहां पे एक्स्ट्रा लिखवा दिया था शाम वाले बैच में, लेकिन हमने यहां बोल दिया था। क्या कर दिया था? बोल दिया था। ये सारी चीजें हमने आपको बोली थी। आइए, तो जहां जिसकी बेटा जरूरत है वहां मैं आपको वो चीज दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम मल्टी सेलुलर में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मोटो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो आइए, हमने बताया कि जो सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत देने वाले कितने व्यक्ति थे? 2। एक थे स्लाइडेन और एक थे, और स्लाइडेन कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। कहां के? जर्मनी। तो जर्मन बॉटनिस्ट हो गए, बोलो हाँ या ना। और स्वान कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हो गए। हमने बोला स्लाइडेन ने अपनी बात क्या कही, कब कही? 1838। और स्वान ने कब कही बेटा? 1839। अब बात यह है, इन्होंने क्या कहा? सर ये बॉटनिस्ट है, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक है, मतलब ये पौधों के बारे में बोलेंगे। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात कि स्टेप में सीखना, इन्होंने ऐसे लिखते चलो, इन्होंने लार्ज नंबर, भारी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया। क्या लिया? जल्दी बताओ। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया। बरोबर समझ में आ रहा है? तो आपके स्लाइडन साहब ने भारी संख्या में क्या लिया बेटा? प्लांट लिया। ठीक है। और इस प्लांट पे इन्होंने क्या किया? स्टडी। और इन प्लांट्स पे इन्होंने मतलब किन्होंने? स्लाइडेन ने। इन्होंने स्टडी किया। क्या किया बेटा? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन या एग्जामाइंड। एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा? एग्जामाइंड। एग्जामाइंड मतलब क्या? आप एग्जामिनेशन देते हो ना, पढ़ने के बाद ही दोगे एग्जामिनेशन ना। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद क्या पाया? इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं?
तो ऑब्जर्व किया, क्या किया बेटा? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब देखा या पाया। ऑब्जर्व किया कि, लिखिएगा एक एक लाइन, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब बनना। कंपोज्ड मतलब बनना। तो कंपोज्ड बाई डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। डिफरेंट काइंड। काइंड मतलब प्रकार। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। बोलो समझ में आया? जैसे पैरेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, पॉलेनकाइमेटस सेल, ट्रैकिड सेल, वेसल सेल, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं सभी प्लांट। ये इन्होंने पाया। और यही सेल फॉर्म टीशू। क्या बनाते हैं बेटा? टीशू बनाते हैं। और टीशू से क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन से। और ऑर्गन सिस्टम से प्लांट की। बरोबर समझ में आया कि नहीं? तो इन्होंने प्लांट बॉडी तो लिया था और उस पर स्टडी किया था। अब पाया क्या कि जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। काम कब किया? 1838। इन्होंने क्या लिया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया और इन प्लांट पे इन्होंने क्या किया? स्टडी। और पाया क्या कि ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट बने होते हैं अलग अलग प्रकार के सेल से। और ये अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं मिलकर बनाते हैं टिश्यू। और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, बनाते हैं। जानना है? आइए बताता हूं। जैसे सेल का नाम हमने 3 लिया, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम सेल, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं टिश्यू। जैसे पैरेनकाइमेटस सेल बनाएगा पैरेनकाइमा टिश्यू। क्या बनाएगा? पैरेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमेटस सेल क्या बनाएगा? कोलेनकाइमा टिश्यू। और आपका स्क्लेरेनकाइमेटस सेल क्या बनाएगा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और ये टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये सब क्या है? रूट हो गया, ये सब ऑर्गन। और इन्हीं ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम प्लांट का, जैसे फोटोसिंथेसिस करने का सिस्टम। तो इन सब से होल सोल मिलके बनता है प्लांट बॉडी। बस इतनी ही बात स्लाइडेन ने बोली थी। इसके अलावा स्लाइडेन ने कोई भी बात नहीं बोला था। तो चीको भैया, स्लाइडेन जो थे वो कौन थे? कौन थे? कहां के रहने वाले? काम कब किया? इन्होंने क्या लिया? और इन प्लांट पे इन्होंने क्या किया? और कुछ ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट होते हैं सबके सब किससे बने होते हैं? और ये जो सेल्स होते हैं मिलके बनाते हैं टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। मान लो स्लाइडेन ने प्लांट बॉडी लिया, क्या लिया? तो उसके अंदर देखा होगा तो क्या दिखा होगा? उसके अंदर देखा होगा तो क्या दिखा होगा? उसके अंदर। और टिश्यू के अंदर देखा होगा तो सेल। एक तरह के या अलग अलग तरह के? एक तरह के या अलग अलग तरह के? अगर एक तरह के होंगे तो यूनिसेलुलर हो जाएंगे, और प्लांट यूनिसेलुलर नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बरोबर समझ में आया? तो एक बार आंख बंद करके बोल दो, फिर हम स्वान की बात करते हैं। स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट? अच्छा, जर्मनी के रहने वाले या ब्रिटिश? और इन्होंने काम कब शुरू किया था? और 1838 में इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ क्या लिया था और उस पर क्या किया था? और कुछ पाया था कि जितने भी प्लांट है सब अलग अलग प्रकार के किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बनता है, टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। बरोबर। आइए सर, इनकी कहानी यहीं पे दी एंड। अब हम किसकी बात करेंगे? स्वान। एक एक चीज अब जाके जब घर एनसीईआरटी पढ़ोगे सब क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर। आइए सर, अगली बात करते हैं किसकी? स्वान की। किसकी बात करते हैं? स्वान। आइए कि देखो, एक चीज याद रखना, चाहे आपके फिजिक्स के टीचर हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायोलॉजी के,
अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे साल ट्रस्ट रखना, पूरे साल, नहीं तो काकादो में सिर्फ टीचर बदलते रह जाओगे, हर साल एक टीचर बदलोगे और टीचर बदलते बदलते तुम ही बदल जाओगे, कहोगे अब हमसे नहीं हो पाएगा, और धीरे से बोरिया उठाओगे, जैसे लेके आए तो वैसे घर चले जाओगे। बरोबर समझ में आए? टीचर का क्या यार, एक नॉर्मल सी यूट्यूब कंपनी 700 करोड़ की, 7000 करोड़ की कंपनी बन गई देखते देखते। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हो। तो आप क्या पाए? जो पढ़ते तो वो क्या पाए यूट्यूब पे? बाबा जी का उल्लू, उनकी जिंदगी में हो गया मोए मोए। तो भाई सब सिंपल सा फंडा है, आप याद रखना, आप हमसे क्या ले पा रहे हो आप डिसाइड करोगे, हम क्या दे रहे हैं आप उसको अपने अंदर अवशोषित कर लो, आप डिसाइड करोगे। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा के चले जाना। आप कितना समझ पा रहे हो आप हमको बताओ, हम आपको इसीलिए समय देते हैं ताकि आप हमसे पूछो, लेकिन कृपया करके जेन्युइन क्वेश्चन पूछो जिससे मेरा मन खुश हो, मन दुखी ना हो, गुस्सा ना आए। वैसे गुस्सा मुझे नहीं आता है, बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जेन्युइन, अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे। फालतू नहीं कि सर ये बताइए ये 2 सेल हो गए, ये कहां से आए? अबे पहला डिवाइड हुआ होगा तभी 2 हुए ना। सर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया सर? अबे यार अजीब क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। और अगर आपको कोई दुविधा, अगर मैं कोई चीज जैसे क्रोमोसोम की बात की, जैसे न्यूक्लियस की बात की, जैसे न्यूक्लियोइड, तो हमने उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, इसका मतलब आगे बताऊंगा, तो थोड़ा सब्र भी कर लो। क्या कर लो? सब्र, क्योंकि सब्र का फल ना खट्टा होता है। आइए, स्वान कहां के रहने वाले थे भैया? ब्रिटिश। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। इन्होंने काम 1 साल बाद स्टार्ट किया था स्लाइडेन के, कब? 39 में। कब किया था? आइए, इन्होंने बेटा 3 बात कही। कितनी बात कही? 3। पहली बात इन्होंने कही, पहली बात कौन सी बात बेटा? पहली बात इन्होंने लिया एनिमल टिश्यू। क्या लिया बेटा? एनिमल टिश्यू लिया। बोलो ना, इन्होंने क्या लिया? क्या लिया? एनिमल टिश्यू। बोलो ना। और एनिमल टिश्यू के अंदर जब देखा तो क्या दिखा? एनिमल सेल। क्या दिखा? एनिमल सेल दिखा। बोलो ना। इन्होंने क्या लिया? एनिमल टिश्यू, इसके अंदर एनिमल सेल दिखा। और इन्होंने पाया क्या कि जो एनिमल सेल होता है, कौन होता है? एसी मतलब समझ जाओगे, एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होता है, क्या होता है बेटा? एनिमल सेल होता है, उसके पास एक आउटर बाउंड्री होती है। क्या होती है? जिसे हम आज क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? या प्लाज्मा। बरोबर समझ में आया? ठीक है। जो एनिमल सेल होता है उसके पास थिन, थिन मतलब पतला, आउटर बाउंड्री होता है। क्या होता है बेटा? थिन आउटर बाउंड्री होता है। क्या आप जानते हो वो थिन आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? तो लिख लो थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिला के, विच इज, विच टुडे नोन एज, या ऐसे लिखो, ज्यादा अंग्रेज की औलाद ना बनो, आओ आप समझ भी जाओ, जिसे आज, आज मतलब टुडे, से आज हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? नहीं नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी लिख लो। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो मैं क्यों थोड़ा हिंदी मिक्स कर देता हूं, ताकि आप जब घर पे जाओ, कहां जाओ? घर पे जाओ, तो आप जब रिवाइज करो तो आपको समझ में आए। लंबी लंबी हमें यहां एक्सप्लेन कर दी और इंग्लिश में लिख दिए, आप घर जाओगे फिर वही मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लैंग्वेज भूल गए। क्या भूल गए? लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं वही लैंग्वेज लिख रहा हूं। इन्होंने क्या लिया?
उसके अंदर क्या देखा, और बोला कि जो एनिमल सेल होता है उसके पास थिन, पतला सा आउटर बाउंड्री होता है। क्या होता है बेटा, आउटर बाउंड्री, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। बरोबर समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आया ना। ये इनकी पहली बात थी। कौन सी बात थी, पहली। अगर आपसे बोला जाए पहली बात क्या थी, इन्होंने क्या लिया था, एनिमल टिश्यू, उसके अंदर क्या देखा था, एनिमल सेल, और एनिमल सेल के पास क्या था, पतला सा आउटर बाउंड्री, जिसे आज हम क्या बोलते हैं। ये किसने बताया, स्वान ने। किसने बताया, स्वान। ये पहली बात हो गई। क्या हो गई, पहली। आइए दूसरी बात जानते हैं। कौन सी बात, दूसरी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने लिया प्लांट टिश्यू। क्या लिया, दूसरे में इन्होंने क्या लिया, प्लांट टिश्यू लिया। बोलो समझ में आया, बोलो ना भैया। आइए सर, दूसरे में इन्होंने, दूसरी बात में इन्होंने प्लांट टिश्यू लिया होगा। अब प्लांट टिश्यू है तो उसमें कैसा सेल दिखेगा, प्लांट सेल। बोलो ना, बोलो भैया। अब प्लांट सेल के पास क्या होता है, जल्दी बताओ, सेल वॉल। क्या होता है, हैव सेल वॉल। ये बात किसने बताई, स्वान ने। किसने बताई, स्वान ने। और इन्होंने एक बात और बोल दिया, क्या, सुनिएगा, ऐसे प्लांट सेल के पास सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर, अलग पहचान। क्या लिखा, यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। एकदम सिंपल फॉर्म में शो करता। देखना क्वेश्चन सारे निकलेंगे अगर इससे रिलेटेड होंगे। आगे आइए, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, इन्होंने लिया क्या, प्लांट टिश्यू, उसके अंदर क्या था, प्लांट सेल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल, और सेल वॉल का पाया जाना ही प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या आपके एनिमल सेल के पास सेल वॉल होता है, नहीं। एनिमल सेल के पास सेल वॉल होता है, नहीं। तो भैया मान लो ये प्लांट सेल है, तो ये होगा सेल वॉल। क्या होगा, सेल वॉल होगा। और इसके नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल। तो ये कौन है, प्लांट सेल है। बोलो समझ में आया। और यहीं बगल में हम और बना दे रहे हैं एनिमल सेल। क्या बना दे रहे हैं, ताकि आप एकदम क्लियर हो जाओ। क्या हो जाओ, एनिमल सेल। तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये इनकी दूसरी बात थी। कौन थी, दूसरी। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि जो एनिमल टिश्यू होता है, जो उसका एनिमल सेल होता है टिश्यू के अंदर, वो सेल जो होता है उसके पास एक पतला सा आउटर बाउंड्री होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, प्लांट टिश्यू लिया और उसके सेल को देखा तो उसके पास क्या पाया, सेल वॉल। और सेल वॉल का पाया जाना ही प्लांट सेल का एक अलग पहचान होता है। ये दूसरी बात हो गई। सर तीसरी बात बताएं, इन्होंने तीसरी बात क्या कही, यहीं याद करके जाना, घर पे नहीं। यहीं याद होना चाहिए पूरी बायोलॉजी समझ के। घर पे जाके क्या करोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहीं, और घर पे बायोलॉजी जाके खाली क्वेश्चन लगाओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर तीसरी बात, ये रात को सोए थे। अरे भाई रात को तो हर कोई सोता है, लेकिन ये सोते सोते सपना देख लिए। क्या देख लिए, सपना। जिसे बोला था परिकल्पना। अरे परिकल्पना मतलब परियों का कल्पना नहीं। परिकल्पना मतलब रात को आप सोए हो और आंख बंद की हो, चारों तरफ अंधेरा है, और आप सोच रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि मैं इस समय फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हूं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो हीरो बनना नहीं चाहता होगा। भले मुंह बिचकोपड़ा जैसा, बिचकोपड़ा मतलब भले मुंह कैसो रहे, लेकिन हीरो बनने का सपना किसी का ऐसा नहीं कि ना हो। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख ले तो और मन करता है, कहता जब ई बन सकता है तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये बहुत कठिन चीज होती है बेटा, जब ई बन सकता है। कितना अच्छा एक्टिंग करता है ये नहीं देखे हो, खाली मुंह लेने से कोई एक्टर थोड़ी बन जाता है, बोलने की कला होनी चाहिए। समझ रहे हो ना।
अगर आपको बोलने नहीं आता तो खाली मुंह सुन्नर लेके खाली भगचोनर जैसा किनारे खड़े रहोगे, समझ आया ना। और एक्टिंग भी आती रहे, हर चीज देखा जाता है एकदम स्टैंडर्ड, ऐसी पढ़ाई में सब कुछ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज है। अब सोचो एक टीचर ही होता है, टीचर भी एक एक्टर ही होता है, आता है पढ़ाता है, अलग अलग भांति भांति प्रकार के स्टूडेंट उससे मिलते हैं, भांति भांति मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग प्रकार के, कुछ अच्छे मिलते हैं कुछ। ऐसे हुआ मैं शाम का बैच ले रहा था, तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहली क्लास थी शायद, तो शायद वो जानना चाह रहा था कि आदित्य सर आज जानते हैं। तो हमने बोला ठीक हो गया, मैंने बोला सब बताया, मैंने बोला लास्ट में जब खत्म तो मैं माइक निकाला, मैं बेंच पे बैठ गया, बोला अब चलो शुरू करो। वो पूछता गया, मैं बताता गया, फिर वो कह रहा है सर बस, हम कह नहीं और अभी। तो कभी भी आपको ऐसा करना हो तो आप जस्ट क्लास के बाद हमसे मिल सकते हैं, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो ना समझ में आए, खड़े होकर आप हमसे पूछ सकते हैं, बरोबर समझ में आया। उसके बाद जो कुछ पूछना हो आप क्लास के बाद हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ सिलेबस, बाहर, ठीक है। और टॉपिक और सिलेबस यही, नहीं समझना 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, क्लियर। आओ, और कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो, यही समय बर्बाद नहीं करना ना बेटा। हमने बोला अगली बात, इन्होंने रात को सोए थे और कल्पना देखा, हाइपो, तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। आइए इनका हाइपोथेसिस क्या था, इन्होंने बोला कि ऑल मतलब सभी प्लांट, अब लो भैया प्लांट के बारे में भी इन्होंने बोल दिया, एंड एनिमल्स, सभी प्लांट और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब बनना, ऑफ सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं? जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, सबके सब किससे बने हैं, सेल। किससे बने हैं, सेल। या इन्होंने एक बात और बोली, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, आर प्रोडक्ट, आप किसके प्रोडक्ट हो, सोच, अरे मम्मी पापा के भाई, कोई दिक्कत है क्या, कंफर्मेशन। हमने बोला जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब प्रोडक्ट है किसके, सेल के। किसके प्रोडक्ट है, सेल के प्रोडक्ट है, बरोबर समझ में आया, आया कि नहीं आया। आगे ऐसे एक बात और बोली इन्होंने, सभी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चाहे वो प्लांट वाले सेल हो चाहे वो एनिमल वाले, और सभी टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, चिल्लाओ बोलो हाँ या ना। और ये मिलकर बनाते हैं बॉडी। क्या बनाते हैं, किसकी बॉडी, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल। बरोबर समझ में आ रहा है। ये तीन बातें इन्होंने कही। तो अगर बोला जाए, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाऊंगा, आप उसका जवाब हमको दीजिएगा। सर इन्होंने ये तो बताया कि प्लांट और एनिमल सभी के सभी सेल से बने हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल कहां से आया। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये सेल कहां से आया। तो यही इनकी कमी थी। क्या थी बेटा, कमी। तो अगर पूछा जाए ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, तो इन्होंने क्या नहीं बताया कि ये सेल कहां से आया, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, कैसे नया सेल बनेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इनका ड्रॉबैक शुद्ध हिंदी में आपको लिखना है एक एक करके। ये समझ में आया कि नहीं। तो इन्होंने कितना पॉइंट बोला था, फटाफट जवाब दो। 3। पहला इन्होंने क्या लिया, जल्दी बोलो क्या लिया, एनिमल टिश्यू के अंदर था, और एनिमल सेल के पास थिन आउटर बाउंड्री होता है, जिसे आज हम क्या बोलते हैं। बरोबर समझ में आया। ये पहली बात बोली इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने क्या लिया बेटा, प्लांट टिश्यू, जिसके पास था प्लांट सेल का आउटर बाउंड्री होता है, और सेल वॉल का पाया जाना ही प्लांट सेल का क्या कहलाता है,
ये दूसरी बात इन्होंने बोली। तीसरी बात इन्होंने बोली सोते सोते कि जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल होते हैं, सबके सब किससे बने होते हैं? सेल। किससे बने होते हैं? सेल। या बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हमने बोला सभी सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ये किसने बोला? हाइपोथेसिस। किसका हाइपोथेसिस था? स्वान हाइपोथेसिस। क्या था बेटा? स्वान हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला सभी सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलकर, ऑर्गन मिलकर, ऑर्गन सिस्टम मिलकर, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल। बरोबर समझ में आया? आइए अगला पॉइंट। अभी तक जितना पढ़ा है कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? अगर हो तो पूछो, यही क्लियर कर लो। नीचे क्लियर नहीं होता है, नीचे क्लियर नहीं होता है, क्लियर यही होता है। बरोबर समझ में आया? अगर हम समझा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किससे पूछोगे? ना नीचे किससे पूछोगे? तो हमसे पूछोगे ना जी। तो पूछो, काहे पूछते नहीं हो? हमने जितना पढ़ाया समझ में आया? सब क्लियर है? क्लियर है ना? जान लो खानदान की कसम है। हाँ देखो, अभी तक जितना पढ़ाया वो समझ में आया? आगे सबर का फल खट्टा होता है, तो सबर करो ना। अभी कमी की बात हमने बस चर्चा की है, चर्चा पे भी हमने अभी चर्चा नहीं की है, तो सबर करिए, आएगा। तो लिखिए यहां पे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब कमी। ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। फटाक से जवाब दो। इन्होंने ही तो सेल थ्योरी दिया, तो आप ब्रैकेट में लिख लो सेल थ्योरी, याद रहेगा। तो क्या कमी था? इन दोनों ने ये नहीं बताया कि जिस सेल से प्लांट और एनिमल बने हैं वो सेल कहां से आया। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? और ये नहीं बताया कि नए सेल कैसे बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? आइए सर। तो इन्होंने इनका ड्रॉबैक यहां लिखिए, शुद्ध हिंदी में लिखे। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ है? आइए, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए, इन्होंने क्या बोला? ड्रॉबैक क्या था? दे डिड नॉट एक्सप्लेन how new cell was formed। कैसे नए सेल बनते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया। ये बोलो हाँ या ना? या लिख सकते हो कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स कहां से आए। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस ये यही बताएं कि सभी प्लांट और एनिमल किससे बने हैं? सेल से। लेकिन ये सेल कहां से आया ये नहीं बताया। तभी एक बंदा आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चू। क्या नाम बेटा? लिख लो। कौन आया? तभी रुडोल्फ विर्चू आए। कौन है बेटा? रुडोल्फ विर्चू। और इन्होंने झंडा गाड़ दिया। क्या कर दिया? झंडा गाड़ दिया। और झंडा कुछ अपने भाषा में गाड़ा, ओमनी सेलुला। लोग समझे ही क्या बोल रहा है? तो ट्रांसलेटर आया, तो ट्रांसलेटर ने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से नया सेल बनता है। बोलो समझ में? तो अब आप पूछोगे सर वो पुराना सेल कहां से आया? फिर आप बोलोगे सर वो पुराना सेल कहां से आया? यही इसीलिए तो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया गया कि सबसे पहला सेल प्रोकैरियोटिक सेल था। कौन था? प्रोकैरियोटिक सेल। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना।
तभी तो इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई। कुछ लोग कहते हैं हमारे ब्रह्मा जी ने किया, सिख समुदाय कहता है कौन थे बेटा, एडम और ईव्स। समझ में आया कि नहीं। और हुक्का और हवा पता नहीं क्या क्या नाम था। लोगों ने बोला कि इन्होंने धरती पे आए सबसे पहले और यहाँ इतना पॉपुलेशन बढ़ा दिए। ये संभव नहीं होता, ये तो हमारे धर्म के अनुसार है। हम बड़े धार्मिक आदमी होते हैं। अगर कोई बोल दे सही ब्रह्मा जी भेजे थे किसको, मनु और श्रद्धा, सुना होगा नाम, तो आप कहोगे हाँ हाँ भेजे होंगे। लेकिन अगर साइंस से आओगे आप तो साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा कभी आप एक काम करना, सड़े जगह पे कुछ सड़ा हुआ चीज हो, देखो कि वहां कीड़े आ जाते हैं, जहां पानी भी हो थोड़ा, तो जीवन की उत्पत्ति ऐसे ही हुआ था। हम आपको जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि भैया रोडाल्फ विर्चू ने तो ये बताया कि पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, लेकिन पुराना सेल कहां से आया ये नहीं बताया। ये कहां बताया गया, इवोल्यूशन में। कहां बताया गया, इवोल्यूशन। बरोबर समझ में आ रहा। तो इन्होंने क्या आए और इन्होंने क्या बोला बेटा, जल्दी बताओ। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। अगर आपको ऐसे ही लिख दिया जाता बस तो आप समझ पाते इसका मतलब क्या है। इन्होंने क्या बोला बेटा, क्या बोला, फटाक से जवाब दो। ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब आप मुंह बा दिए कि क्या है। ड्रॉबैक क्या था दोनों का, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे नए सेल बनते हैं या कहां से आते हैं। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स कहां से आए और कैसे बने। तो कौन आया, रोडाल्फ विर्चू। कब आया बेटा, 1855। कब आया था बेटा, 1855। और इन्होंने अपने भाषा में क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसका मतलब क्या होता है, फटाक से जवाब दो। ऐसे 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 मेरी तरह बोलो। सेल्स एराइजेस, एराइजेस मतलब निकलना या बनना। एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलो बरोबर समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड, तो नए सेल बनाएगा। बोलो ना, यस सर। तो हमने बोला ये कौन सा सेल है, जल्दी बताओ। पुराना सेल। कौन सा सेल, जिससे कौन से सेल बने, न्यू सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो ना। तो भैया इनका ड्रॉबैक यही था कि ये जो बता रहे थे कि सभी प्लांट सभी एनिमल सेल से बने हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि ये सेल कहां से आया। तो उसको किसने बताया, रोडाल्फ विर्चू, कि वो सेल जिससे प्लांट और एनिमल बने हैं वो पुराने सेल से आया है। पुराना सेल किससे आया, और पुराने से आया है। वो किससे आया, और पुराने से आया। तो भैया ये बताओ सबसे पुराना किससे आया, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहां से आया, वो हम पढ़ाएंगे इवोल्यूशन में। कहां पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन। बरोबर इतना समझ में आ रहा, आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। देखो हमेशा टू दी पॉइंट पढ़ो। कैसे पढ़ो, टू दी पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए। क्योंकि आप यहाँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर नहीं कर रहे हो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करते हैं ना, वो काकादेव में ही अपना 5 साल एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। मेरी बात समझे, वो यहीं पे 5 साल उनका बीत जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो आप आए हो, मेहनत से पढ़ो और आप इसी साल सेलेक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ, सेलेक्ट। 10 साल यहां बिताना नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी यहीं तैयार करो, यहां से घर पे जाके सिर्फ क्वेश्चन। बायोलॉजी घर पे पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना यहां तैयार करो, घर पे जाके क्वेश्चन। घर पे क्या पढ़ोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तभी सिलेक्शन होगा। बायोलॉजी तो 360 में 360 आ जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब तक खुद मेहनत क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। बाकी हमारे टीचर्स बेस्ट हैं, बेस्ट नहीं दी बेस्ट हैं, और बेहतर पढ़ाते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं आपको बेहतर दें। बरोबर समझ में आया। बस आपका विश्वास, आपका सिलेक्शन, हमारी मेहनत रंग तो लाएगी एक ना एक दिन। बोलो हाँ या ना। बाकी आप भटकते बहुत तेज हो,
जैसे आता है अक्टूबर नवंबर ठंडी, तो याद आती है कंबल, और कंबल के अंदर घुस जाते हो, फिर निकलने का मन नहीं करता, फिर सोचते हो कि कौन जाए कोचिंग, सेल्फ स्टडी। तब याद आती है सेल्फ स्टडी की, कि अब बहुत हुआ क्लास व्लास, अब हम करेंगे सेल्फ स्टडी। कहा है उसके पहले क्या कर रहे थे? हैं? उसके पहले क्या कर रहे थे? कहा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे? उसके पहले खाली क्लास बैग उठाया, बैग फेंक दिया, बैग खुला ही नहीं, फिर उसका काकादेव में चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर मैया चल रही है। तो भैया सिंपल सा फंडा है, अभी से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। कितने घंटे? 8 मिनिमम। कितना घंटा? 8 मिनिमम। 8 घंटा घर पे मिनिमम, और अगर 10 घंटा से ऊपर पढ़ दिया घर पे तो सिलेक्शन। अब कहोगे सर सोएंगे कब? अबे सो के कर भी क्या लोगे बे? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई एम ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो? ऐसे लाइफ का कोई फायदा है? बोलो। ऐसे तो सुअर भी जिंदा है ना, बोलो हाँ या ना? ऐसे तो सुअर भी पड़ा, कोई जिंदगी थोड़ी हो गया, कहीं गंदगी मिला खा लिया चला आया। जिंदगी ऐसे जीनी है क्या? जिंदगी ऐसे जीनी हो ताकि आपका नाम लेके लोग कहें भैया फलानवा का लड़का है और देखो डॉक्टर बन गया, और तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करो ना। काका तुम मिल जाएंगे 4 साल के रिपीटर, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? इनसे पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछना, तुम 4 साल से क्या कर रहे हो, तुम किन से पढ़ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो सिंपल, आपका मेहनत बहुत मायने करता है बेटा। आप कितना मेहनत करते हो वो मैटर करता है आपका सिलेक्शन। हम तो सिर्फ 2 घंटे 1.5-2 घंटे की क्लास में ही मिलते हैं ना, बाकी आप अपना देखते हो ना। तो तरीका हम बताएंगे, बस आप मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं। तो भैया रडॉल्फ विर्चू ने क्या बोला अपने भाषा में? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? सेल हमेशा पुराने सेल से बनते हैं। पुराने सेल से कैसा सेल बनेगा? नया। फिर वो पुराना होगा उससे नया, फिर वो पुराना होगा उससे नया, ऐसे करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे। बरोबर समझ में आया? और उन्हीं से क्या बनेगा? टिश्यू। ऐसे होगा, देखो जैसे ये सेल है, डिवाइड करेगा कितने? 2। ये करेगा कितने? बोलो समझ में आया? और यही सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। बोलो ना, यही टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, मिलकर बनाएंगे, और इसे बनेगा बॉडी। यही बात तो बोला इन्होंने ना, लेकिन इन्होंने ये बार बार बोल रहे हैं कि इसी सेलवा से बना है बॉडिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया इस सेलवा कहां से। बरोबर समझ में? अब सर समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। एक बात, आज हम सेल थियरी को कैसे जानते हैं? आइए आज देखिए, सेल थियरी को आज हम कैसे जानते हैं? पहला पॉइंट, पहला क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ड्यू आर कंपोज। देखो जब हिंदी में हम चीजें बताएंगे ना तो आप रटोगे नहीं, आप समझोगे। जैसे ही मैं इंग्लिश में एक लाइन लिख दूंगा तुरंत रटना शुरू। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज, अच्छा सर ने बताया, नहीं रटना ही नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब किससे बने हैं? सेल। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ किससे? सेल्स। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। एंड फॉर्म टिश्यू। क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। टिश्यू से ऑर्गन, बाकी आगे आपको पता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल्स एराइजेस। एराइजेस मतलब उत्पन्न होना। एराइजेस फ्रॉम किससे? पुराने सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जवाब फटाफट देना। कुछ नोट करके लिख लेना। नोट 2000 का नोट। आओ, पहली बात जो बंद हो गया, ठीक है? सेल थियरी गिवन बाय, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन,
फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय, ये तीसरा मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थियरी ऑकर्स बाय, किसके द्वारा किया गया? देखो मैंने कितने क्वेश्चन बोले? 3। और चौथा क्वेश्चन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल, यहीं से क्वेश्चन बनेगा बेटा, अभी तक यहीं से क्वेश्चन बना जितनी बार बना है। अब मैं जवाब मांगूंगा, पहले लिख लें। जितना पढ़ाया सबका समरी है पूरा, समझ लो क्या है समरी। फटाफट जवाब दो एक एक क्वेश्चन का। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चौथे में एक्सेप्शन, अपवाद क्या है सेल थियरी का? गुड, बैठो सुनो। सेल थियरी किसने दिया? कौन दिया? स्लेडन और स्वान ने। आओ यहां गड़बड़ कर दिए तुरंत बाबू। फाइनल शेप पूरी तरह सेल थियरी को किसने दिया, बनाया? रुडॉल्फ विर्चू ने। किसने बनाया? रुडॉल्फ। इस पर कई बार विवाद हो गया था, लेकिन आप क्या लिखोगे? रुडॉल्फ विर्चू, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन किसका माना गया? रुडॉल्फ विर्चू। फाइनल शेप क्यों? क्योंकि ड्रॉबैक भी तो इन्होंने क्लियर किया, तो इन्होंने ड्रॉबैक किया, इसीलिए इसको बोलते हैं रुडॉल्फ विर्चू। अगला क्वेश्चन ये बताइए, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थियरी, सेल थियरी में मॉडिफिकेशन, परिवर्तन किसने किया? रुडॉल्फ विर्चू। किसने किया? क्या परिवर्तन किया? कि जिस सेल से प्लांट और एनिमल बने वो कहां से आया, तो परिवर्तन ही हुआ ना। तो किसने किया बेटा? रुडॉल्फ विर्चू। बोलो समझ में आया? एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, पहले ये समझो सेल थियरी कहता क्या है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? और जो सेल से नहीं बना होगा वही तो अपवाद होगा ना, वायरस। कौन होता है? वायरस। वायरस सेल से नहीं बना होता, किससे नहीं बना होता? सेल। इसीलिए बोला था वायरस नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? तो यहां लिखो वायरस। क्या लिखो बेटा? वायरस। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया बेटा? अभी तक क्वेश्चन इसी 4 पॉइंट से आए हैं, जब भी आए हैं, लेकिन एक बार जितना पढ़ाया हूं उसको एक बार आंख बंद करके रिपीट करो, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, धड़ाक से काम बन जाएगा। ठीक है ना? आओ हाँ, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत किन 2 लोगों ने दिया? पहला स्लाइडेन। आवाज नहीं आई। पहला, दूसरा। अच्छा, हमने बोला स्लाइडेन कहां के रहने वाले थे? और हमने बोला क्या थे? अच्छा, स्वान कहां के रहने वाले थे? क्या थे? अच्छा, इन्होंने सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत में यही बताया गया है सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। तो भैया जितने लोग हैं सबके सब किससे बने हैं? सेल। यही तो सिद्धांत होता है ना, कुछ बताना किसी के बारे में, यही तो एक सिद्धांत देना होता है ना। हमने बोला कि इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था और इन्होंने कब दिया था? हमने बोला स्लाइडेन भैया ने क्या लिया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया और उस प्लांट पे क्या किया? और स्टडी करने के बाद क्या किया? ऑब्जर्व। क्या पाया? ऑब्जर्व मतलब पाया। ऑब्जर्व मतलब पाया। क्या पाया? कि जितने भी प्लांट होते हैं सबके सब किससे बने होते हैं? सेल। और सेल एक तरह का होता है, अलग अलग तरह का, इसीलिए तो प्लांट मल्टी सेलुलर होता है ना।
अगर एक तरह का होता तो प्लांट भी क्या हो जाता, यूनिसेलुलर, लेकिन प्लांट यूनिसेलुलर नहीं होता, क्या होता है, मल्टीसेलुलर। और यही सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू से मिलके ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। समझ में आया, आया, कंफ्यूजन है? नेक्स्ट हमने बोला भैया स्वान ने पहली बात क्या बोली, सुनिएगा, इन्होंने क्या लिया, उसके अंदर क्या देखा, और क्या बोला कि जो एनिमल सेल होता है उसके पास क्या होता है, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, नहीं, आगे आओ। हमने बोला अगली बात इन्होंने क्या बोली कि प्लांट के बारे में, किसके बारे में, प्लांट। पहले इन्होंने क्या लिया, उसमें क्या देखा, उसके पास क्या पाया, और सेल वॉल का पाया जाना ही प्लांट सेल का क्या होता है, बोलो समझ में आया। अगली पॉइंट, अगला, रात में सोए थे तो कल्पना किया इन्होंने, जिसे हम बोलते हैं स्वान का कल्पना या हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल, सबके सब किससे बने होते हैं, सेल। किससे बने होते हैं, क्या किसके प्रोडक्ट होते हैं, सेल के, बरोबर समझ में आ रहा है। और हमने बोला सभी सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, बरोबर समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन इन दोनों बोले तो सेल थियरी का कुछ ड्रॉबैक था, कमी था, क्या कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कहां से आए, सेल कहां से आए। तभी कौन आया बेटा, रुडाल वेर्चो, कब आया, 1855। अपने भाषा में क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने सेल से कौन से सेल बनेंगे, न्यू, और यही सेल बनते बनते एक बॉडी का निर्माण करेंगे, बरोबर समझ में आ रहा है। आइए सर अगला पॉइंट, हमने बोला कि सेल थियरी को आज हम कैसे जानते हैं, जैसे पहले पढ़ा था वही, बस यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, क्या कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, किससे, सेल, और आगे चल के क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता जाएगा। हमने बोला न्यू सेल कहां से निकला, पुराने सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से। 4 पॉइंट लिखा। सेल थियरी किसने दिया, सेल थियरी किसने दिया, और मतलब फाइनल शेप सेल थियरी को किसने दिया, और हमने मॉडिफिकेशन सेल थियरी में किसने किया, हमने बोला अपवाद, एक्सेप्शन कौन है, क्योंकि वायरस सेल से, और सेल थियरी में उसी की बात की गई है जो सेल से बना होता है, बरोबर समझ में, पूरा 100%।
कुछ आइडिया दीजिए सर। हाँ आइडिया दे देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा आइडिया बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और मेरा आइडिया खतरनाक हो गया तो फिर हम ही को आगे उल्टा ऑफिस में कहोगे सर आपने ऐसा तो दिया, हम सोचे तो थोड़ा सही होगा, आपने तो और खतरनाक कर दिया। तो ऐसा नहीं है, बाकी आप मेहनत करें, सिलेक्शन आपका होगा। आगे आइए, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे? सेल थियरी दो लोगों ने दिया, पहला नाम, दूसरा नाम। अच्छा, स्लाइडेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। कहाँ के? अच्छा, बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट? क्या थे? अच्छा, स्वान साहब जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट? अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बोला कि जो स्लाइडेन साहब थे क्या थे? इन्होंने प्लांट पे काम किया था क्या? प्लांट पे काम किया था क्या? अच्छा, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं वो सबके सब सेल से बने हैं। सेल एक ही तरीके का था या अलग अलग तरीके? मतलब एक ही सेल था या अलग अलग बहुत सारे सेल? बोलो, समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू स्वान साहब, किसके अनुसार बेटा? स्वान। एक चीज याद रखना, स्वान साहब के अनुसार अगर बोला जाए, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो किसकी आउटर बाउंड्री है? एनिमल। एनिमल एनिमल किसकी है? एनिमल। अच्छा, एक बात बताओ, प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर किसका होना होता है? किसका होता है? बरोबर समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात बताओ, सभी प्लांट और सभी एनिमल छोड़ो, सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? किसके प्रोडक्ट होते हैं? सेल के। हैं कि एटम और मॉलिक्यूल के? पक एटम मॉलिक्यूल, पक एटम मॉलिक्यूल। अच्छा, सेल के। अच्छा अच्छा, टिश्यू बनाएंगे क्या? ऑर्गन? पहले ऑर्गन बनेगा, पहले ऑर्गन सिस्टम है, बाद में बॉडी। अच्छा, बॉडी लास्ट में, कहां बनेगा? लास्ट में। अच्छा, बेसिक यूनिट कौन होता है? आए? अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था क्या? डेड की लाइफ? आए? पक्का? अच्छा भैया, एक बात बताओ, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से या पड़ोसी के? अच्छा, खुद के। अच्छा, एक बात बताओ भैया, ये कहाँ देखा था? पेड़ की छाल जिसे अंदर तक कॉर्क में देखा था क्या? संरचना कैसा था? अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, हनी कॉम्ब लाइक। कैसा था? इन्होंने कोई किताब उताब लिखा था क्या? नाम बताओ। माइक्रोग्राफिया था क्या? अच्छा, इसी किताब में इन सेल्स के बारे में बताया था क्या? अच्छा, एक बात बताओ, पेड़ की छाल को बार्क बोलते हैं, उसके नीचे पतला लेयर होता है, कॉर्क होता है। अच्छा, उस कॉर्क को पेड़ से अलग किया था क्या? अगर आपके हाथ के पार्ट को अलग कर दिया तो उसके सेल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? तो उस पार्ट से सेल मर गए होंगे, इसीलिए उन्हें डेड सेल दिखा। अच्छा, प्लांट का पार्ट था क्या? तो उसमें कौन से सेल दिखेंगे, प्लांट या एनिमल सेल? प्लांट सेल ना। और प्लांट सेल के बाद सेल वॉल होता है क्या? और सेल वॉल सेल को क्या देता है? शेप। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, लाइफ सेल किसी ने देखा था क्या? नाम बताओ, नाम बताओ। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने बेटा? नहीं सुनाई दिया, किसने? अच्छा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। बैक्टीरिया में देखा था क्या? बोलो ना। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करें, वही बैक्टीरियोलॉजी होता है क्या? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, गुस्सा होगा नहीं ना? बोलो ना। अच्छा, एक बात बताओ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं, सब यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? तो बताओ भैया, बैक्टीरिया यूनी होता है या मल्टी? अच्छा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड होता है क्या? और जब लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टोबैसिलस जब आपके दूध में आएगा तो लैक्टिक एसिड प्रोटीन को तोड़ा था, और प्रोटीन टूटा तो थक्का जमा था, तभी दूध से दही बनता है क्या? इस हिसाब से देखा जाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है क्या? अच्छा, ये सब कौन सा, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, जिनके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। बेटा एक बात बताओ, हमने बोला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब किसी पे डिपेंड रहेंगे या जहां मर्जी तहां किसी। अच्छा, सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है ना, वो आपके अंदर आपसे पूछ के आएगा कि मे आई कम इन? नहीं ना, वो अपने आप आएगा और अपने आप 14 दिन 21 दिन परेशान करेगा, फिर चला जाएगा। बोलो समझ में आया? और तुम्हें लगेगा टेबलेट खाने से गया, गलत बात। आओ। अच्छा, बियर जानते हो? बियर? यस सर। कौन बियर जानती हो? कौन सा बियर?
भालू वाला की दारू वाला? इतना कॉन्फिडेंस का दारू वाला है। अच्छा, तो जो बियर होता है वो किससे बनता है? ईस्ट। किससे बनता है? प्रोसेस हमने बताया था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब चीजों को सड़ाना। सोचो सड़ा हुआ चीज लोग पीते हैं, अब पता नहीं कैसे पी लेते हैं। हम पिएंगे तो मुंह अजीब बनाएंगे, हमने देखा है। ऐसे पीते तो एकदम मुंह, तो पी काहे रहे हो? पियो तो मुंह अच्छा होना चाहिए ना, ये बना रहे हो मुंह एकदम बिचकोपड़ा जैसा। अच्छा, सेल थियरी दो लोगों ने दिया, नाम बताओ फटाक से। अच्छा, सेल थियरी को फाइनल शेप किसने दिया? अच्छा, मॉडिफिकेशन किसने किया? और अपवाद कौन है? अच्छा, मैं नाम लू? नाम लू? आप ऑप्शन दो चार, आ जाओ। लू? बैक्टीरियोफाज, सुनो तो। ए है बैक्टीरियोफाज, बी है बैक्टीरियोफाज लांबड़ा, और सी है HIV वायरस, और डी है ऑल ऑफ दीज। है? है? सोच के आना कल। आज के लिए बस ना, थैंक यू सो मच।